अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका हमले पर गौर कर रहा है, लेकिन फैसला मौखिर है। क्या ये वाकई काइनेटिक एक्शन की तैयारी है या कोएर्सिव डिप्लोमेसी के जरिए ईरान को मुज़ाकरात के टेबल पर लाने की कोशिश है? देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। सबसे मैं पहले कहना चाहूँगा कि इस वक्त का जो मिडिल ईस्ट है वो बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन में और फ्लक्स में है। बहुत सारी ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं जो कि अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को जन्म दे रही हैं। एक तरफ तो अमेरिका ने अपना इतना बड़ा पैराफर्नेलिया जो है वो उसको मोबिलाइज किया और रिसेंटली वो एडिशनल अपने एयरक्राफ्ट भी लेके आया है इस रीजन में। तो एक तरफ तो वो डायमेंशन है जिससे बहुत एमिनेंट लगता है कि वो जो है वो थ्रेट है जो ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है। और यहाँ तक जा रहा है कि शायद इस वीकेंड के ऊपर, एज अर्ली एज दिस वीकेंड, जो यूएस मिलिट्री है वो बिल्कुल फुली पॉइज्ड है ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करने की, और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप का जो फाइनल डिसीजन है उसका इंतजार है। हैविंग सेड ये, इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ईरान ने भी अपने कार्ड्स को बहुत डेफ्टली प्ले किया है। ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं, लाइक गल्फ को चोक करना, या इसराइल के ऊपर स्ट्राइक करना, या यूएस के बेसिस जो रीजन में उनके ऊपर स्ट्राइक करना, या फिर ये कि एक एक्सट्रीम स्टेप जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को थ्रेटन करना, ये ईरान के पास ऑप्शंस है। और अभी तक की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, दोनों तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि वो एक दूसरे को बहुत अनबेरेबल डैमेज कॉज कर सकते हैं। मैं अपनी असेसमेंट देना चाहूँ, अभी भी अमेरिका की कोशिश होगी कि नेगोशिएशन के थ्रू से फेस सेविंग मिल जाए। मेरे नजदीक अभी तक प्रेशर टैक्टिक्स है। एक तरफ जो है वो गाजा पीस बोर्ड चल रहा है, दूसरी तरफ ये सिचुएशन है जहाँ पे कि लड़ाई जो है वो इमिनेंट है। तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद हिज ट्रेडिशनल ब्रिंकमैनशिप और ईरान को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए उनकी टर्म्स के ऊपर। ठीक है, अभी तो ये प्रेशर टैक्टिक्स आपको लग रहे हैं, लेकिन क्या इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिस तरह से 2003 में इराक मॉडल जैसा प्रीएम्प्टिव नैरेटिव बनाया जा रहा हो, या फिर इस बार वॉशिंगटन लिमिटेड प्रिसीजन स्ट्राइक्स तक महदूद रहे? देखिए, मैं अगर स्ट्राइक्स को तो मैं रूल आउट नहीं कर सकूंगा, बिकॉज जाहिर है एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी थ्रेट को इतना क्रेडिबल बना दिया है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचा हुआ है, दूसरा इज ऑन इट्स वे। तो स्ट्राइक्स को मैं रूल आउट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये कि जो स्ट्राइक्स हैं उसके बाद के जो एक्शंस होंगे ईरान के, दैट इज रियली शुड बी वरिंग फॉर द वर्ल्ड एज वेल एज फॉर द यूएस। गल्फ चोक होता है तो ऑयल सप्लाई बंद हो जाएगी, प्राइसेस शूट अप करेंगी, ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट होगी। इसराइल के ऊपर स्ट्राइक होते हैं तो लास्ट टाइम इसराइल बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुआ था, इस दफा और ज्यादा डैमेज होगा। चाइना और रशिया की क्या ओरिएंटेशन होगी, क्या वो ओपनली इस वॉर में आर्म करेंगे या कुछ सामान देंगे ईरान को? यहाँ तक रिपोर्ट्स हैं कि ऑलरेडी दिए हुए हैं, लाइक DF-26 एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसको कहा जाता है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर किलर है, जिसको डिफेंसिव मैकेनिज्म में बहुत मुश्किल है। अगर इस तरह की चीजें ईरान के पास है तो रेस्ट एश्योर्ड के कोई अटैक नहीं होगा। अब ये इंटेलिजेंस ज़ाहिर पास नहीं है, उनके पास तो डेफिनेटली होगी अमेरिका के पास, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो स्ट्राइक्स हैं वो उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ओवरऑल के लिए और ग्लोब के लिए। मतलब ये इन स्ट्राइक्स के बड़े डेफिनेटली एक चांसेस भी हैं, आप रूल आउट भी नहीं कर सकते इस ऑप्शन को, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप क्या देख रहे हैं कि खित्ते की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये जो महदूद स्ट्राइक्स हैं, यू थिंक कि वहीं सिर्फ ईरान तक रह पाएंगे या फिर खित्ते में बड़े पैमाने पर इसके फौरी असरात हमें नजर आएंगे? देखिए, मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा व्हाई आई सेड कि मिडिल ईस्ट इज इन टोटल फ्लक्स। इस वक्त यूएई प्रॉब्लम चल रही है सऊदी अरेबिया के साथ। पिछले हफ्ते यूएई के जो एमबीजी हैं उनकी डेथ की खबरें चली, which were rumors। आज मैं देख रहा था कि यूएई की इंटरनल जो विद इन द जो रूलिंग एलीट है उसमें जो फिशर्स आ रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो खबरें आ रही हैं। बहरीन ने स्टेटमेंट दी है कि अगर ईरान ने अमेरिकन बेसिस को हमारी सॉइल के ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश की तो हम ईरान को सफाहस्ती से मिटा देंगे। नॉट विथ
बहरीन का क्या पोटेंशियल है ये टारगेट अचीव करने का, लेकिन ये कि यमन जो है वो दैट इज वो भी आग में है। तो टर्की जो है उसके बारे में इसराइल ने कहा है कि जी ईरान के बाद अगर हमारा जो नेक्स्ट मेन इरिटेंट है वो टर्की है। तो ये सारी चीजें इतनी फ्लक्स और इतनी अनसर्टेनिटी है कि इस सिचुएशन ये एक्सपेक्ट करना कि एक जंग होगी और वो सिर्फ कन्फाइंड रहेगी ईरान तक, मेरा ख्याल है दिस भी फैलेसी हो सकती है। एक्चुअली ऐसा होगा नहीं। और मैं तो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरा ग्लोब इस लड़ाई में इनगल्फ हो सकता है। सर, अगर हम जिस तरह से अमेरिका किसी भी खुद मुख्तार मुल्क पर अपने अज़ाइम के लिए हमला कर सकता है, तो अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में इसको रिलेट करें अफगानिस्तान की सिचुएशन में, कि हम देख रहे हैं जिस तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान में बरह रास्त दहशतगर्दी में मुलव्वस है और उस पर हमला करने का जवाब तो फिर हमारे पास कानूनी तौर पर भी मौजूद है। आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा है कि हम कंधार और काबुल तक कार्रवाइयां करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस बयान की नोयत को, क्योंकि गुज़श्ता कुछ हफ्तों से हमारे जवानों पर हमले हो रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, तो क्या हम आइंदा दिनों में कोई कार्रवाई कर सकते हैं? तो ये तो कभी भी फेयर और जस्ट नहीं रही, लेकिन आज की जो दुनिया है वो इस इनजस्टिस और अनफेयरनेस की एक्सट्रीम पे जा चुकी है। कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, कोई यूएन कन्वेंशन फॉलो नहीं हो रही, माइट इज राइट और जंगल का कानून है एज फार एज द वर्ड इज कंसर्न्ड। जो कुछ गाजा में हुआ, जिस तरीके से ईरान को ब्रोबीट किया जा रहा है, तो ये तो कोई रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर नहीं नजर आ रहा, बल्कि ये वो ग्लोबल ऑर्डर है जो अमेरिका की मर्जी और उसका पसंद का है। ये जस्टिफिकेशन क्रिएट करता है बाकी रियासतों के लिए कि वो भी इस तरह के एक्शन कर सकेंगे, जिसकी वजह से दुनिया जो है वो एक बहुत डेंजरस सिचुएशन में आ सकती है। एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न, मैं हमेशा से कहता रहा हूं, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिन एलिमेंट्स के साथ हम बैठ सकते हैं अपनी स्टेबिलिटी लाने के लिए, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उनके साथ हमें बैठना चाहिए। मेरे नजदीक ये प्रूडेंस इसमें होगी कि आप जिनके साथ बैठ सकते हैं उनके साथ बैठें और अपने मामलात को तय करने की कोशिश करें। ईरान ने नोटम जारी किया है अपने हर्म्स में मशक की मिसाइल, ड्रोन, फास्ट अटैक बूट्स हम देख रहे हैं। क्या हम इस दफा कह सकते हैं कि ईरान इस बार मुकम्मल तैयारी में है और माजी से कई गुना बेहतर जवाबी ताकत रखता है अगर अमेरिका ने कोई ऐसी हरकत की भी? तो देखिए, जब भी कभी एक जो राउंड होता है, लेट से पिछला जो राउंड हुआ था इजराइल के साथ ईरान का, उसमें ईरान की लेट से प्रिपेयर्डनेस या ईरान की जो है वो उससे इस दफा कहीं ज्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक प्रीलूड है इन स्ट्राइक्स का जो काफी अरसे से चल रहा है और बातचीत चल रही है कि किसी टाइम पे भी अटैक हो सकता है। तो जब मेंटली आप प्रिपेयर्ड होते हैं तो आप फिजिकली भी प्रिपेयर करते हैं। और आई एम 100% पॉजिटिव कि एज फार एज जो वेपन सिस्टम्स हैं वो भी पिछली दफा की दफा इस दफा ज्यादा बेहतर है ईरान के पास। इसीलिए आप कह रहे हैं कि जो अक्टूबर 2023 की जो जंग के बाद अब मजीद अहम मिसाइल या ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई हुई है ईरान के पास, जो इसराइल और अमेरिका को हैरान करे। देखिए, जो 2025 का कॉन्फ्लिक्ट था इसराइल और ईरान का, उसमें हमने देखा कि उसने जो मिथ थी इसराइल की आयरन डोम की कि नथिंग कैन पेनिट्रेट इसराइल, उसको ब्रेक किया ईरान ने, तो वो ईरान की सक्सेस थी। अभी जब 25 के बाद, चूंकि ईरान को पता है कि उसको ये किसी भी टाइम पे ये एक सेकंड राउंड जो है वो उसके ऊपर आ सकता है, तो डेफिनेटली हमें पिछले दिनों हमने सोशल मीडिया पे ये खबरें भी देखी कि एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड कर रहे हैं चाइना से, रशिया से। तो डेफिनेटली मेरी असेसमेंट में नया मिलिट्री इक्विपमेंट ईरान को इस वक्त मुयस्सर होगा। अगर वो मुयस्सर है तो इसीलिए ईरान ये बातें कर रहा है कि जी मैं एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दूंगा, या फिर ये कि मैं पर्शियन गल्फ को चोक कर दूंगा, या मैं ये कि इसराइल को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करूंगा, या मैं यूएस के बेसिस जो हैं इस रीजन में उनको स्ट्राइक करने की कोशिश करूंगा। तो कई चीजें तो ऐसी होती हैं जो आप क्लेम कर रहे होते हैं दूसरे को डिटर करने के लिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्चुअल क्रेडिबल होती हैं।